हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी पढ़ा दी है, ख़त्म कर दी है। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। विद्युत ऊर्जा उत्पादन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आपका पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनमें से आपका 4-5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, 110%, ठीक। अब देखिए, पहला हम बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? मतलब पदार्थ का वह गुण जो कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, ऊर्जा कहलाता है, ठीक। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक। इसी प्रकार अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो हमको उसका ऊर्जा का स्रोत चाहिए होगा। अगर ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा तो आपका जनरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये आपके इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है आपका कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल सोर्स। दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा क्या? नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। कन्वेंशनल को बोलते हैं पारस्परिक। थोड़ा हिंदी हमारी थोड़ा अटपटी लगती है, इनको पारंपरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्रोत। क्या बोलते हैं इसको? पारंपरिक स्रोत। और इसको क्या बोलते हैं? अपारंपरिक स्रोत। अपारंपरिक स्रोत, ठीक। अब पारंपरिक स्रोत मतलब जो हमको मिल रहे हैं, मतलब जो एक निश्चित लिमिट है, जिनकी एक निश्चित लिमिट है। जो प्राचीन काल में क्या था कि जैसे अब कोयला हो गया, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? आपके पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है। तुम लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि प्राचीन काल में जो अवशेष थे वो जमीन में दब गए और दाब के कारण वो क्या होगा? कोयला, गैस सब में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्रोत। ये क्या होते हैं? एक कह सकते हैं कि लिमिट में है। ये सोर्स क्या होते हैं? लिमिट में होते हैं, ठीक है। इनको अगर 3 पार्ट्स में बांटोगे तो इनके भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है। पहला आपका आता है ठोस ईंधन, ठीक है। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन। ईंधन मतलब समझ लो, जिनका प्रयोग हम लोग
ये सब ईंधन है, जलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, सोर्स है जो ऊर्जा के स्रोत है। द्रव और गैस ईंधन, गैसीय ईंधन। अब देखो ठोस ईंधन में क्या आता है आपका, कोयला आता है, कोयला आता नहीं आता है, और क्या आता है, कोयला ही आता है। द्रव ईंधन में क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और ये क्या हो गया, एलपीजी गैस हो गई। ये सब क्या है, ये पारंपरिक है, मतलब ये आपको प्रकृति में मिल रहे हैं। इनकी लिमिट क्या है, एक लिमिट है, मतलब एक निश्चित मात्रा में, ठीक। ये किसी न किसी समय पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, किसी न किसी समय पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनको हम, ठीक, इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्रोत वैसे स्रोत हैं जो जिनको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इनको रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं कुछ, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक। तो मैं फिर से बता दूं कि ये सूत्र प्रकृति में एक निश्चित लिमिट में, ठीक है, और आजकल हम लोग इन्हीं का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ निश्चित समय बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होते हैं। हमने बताया कि प्राचीन समय में जैसे लकड़ी हो, तूफान आंधी कुछ आया होगा, जिससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों के अवशेष नीचे जमीन में दब गए, जिसके कारण क्या हुआ कि उनमें ताप और दाब के कारण वो क्या होगा, ईंधन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये कोयला क्या है, वही तो है, कोयला होता है एक अगर कोयले को आप खूब ज्यादा ताप और दाब तो क्या होगा, डायमंड बन जाता है तो कार्बन का रूप तो है ये, ठीक है। इसी तरह पेट्रोल, ये सब क्या कार्बनिक है, ये जितने भी आपके हैं ये सब क्या कार्बनिक है ये, ठीक है। ये आपका ये भी कार्बनिक है, एथेन म्यूटेन ब्यूटेन ये सब इसमें होता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं अपरैखिक स्रोत क्या होते हैं, मतलब ये वो स्रोत हैं, इनको तो हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते, लेकिन ये जो स्रोत हैं इनको हम दोबारा सोर्स यूज में ला सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है आपका, सन है, सूर्य है, विंड है, हवा, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज में ला सकते हैं, ठीक। मतलब वो सोर्स जिनको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं उनको आप पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ठीक। जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद विंड हो गई, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गई, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा, कूड़ा करकट, इस सब पे बायोगैस बनती है, ठीक है। तो देखो अभी इनका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। इनका प्रयोग करके हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग करके हम लोग डीजल पावर प्लांट पढ़ेंगे। पता है तुम लोग में डीजल है कि नहीं है, डीजल पावर प्लांट है। उसके बाद, ठीक, उसके बाद आजकल क्या है कि इन स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कुछ निश्चित समय बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पे डिपेंडेंसी जो है कम की जा रही है, ठीक है। अब आजकल क्या है, सोलर सेल से यूज किया जा रहा है, जो सूर्य की जो प्रकाश है उसे हम लोग सोलर सेल में यूज कर रहे हैं, उससे लाइट बन रही है। हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक, उससे भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। विंड से भी बन रही है, ठीक है, और बायोगैस से भी बन रही है। तो आजकल क्या है कि हम लोग इन स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सन में स्रोत, सन में कौन से हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कितने, दो हैं, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका ठोस ईंधन जिसमें कोयला आता है, द्रव में पेट्रोल डीजल केरोसिन सब आता है और ये आ गया। और नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है,
आपका सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, भूतापी ऊर्जा हो गई, कूड़ा करकट हो गया, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। मतलब इनसे हम लोग इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपको जो ये देख रहा है, ये डायग्राम पूरा देख रहा है, ब्लॉक डायग्राम, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। क्या ये थर्मल पावर प्लांट है। इंडिया में जो मैं बात बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इंडिया में 65%, कितना 65% जो बिजली बनती है इसी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंडिया में कितना परसेंट बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनती है, तो 65% जो है थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी बनती है। ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या है, हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हटा तो फिर बोलो बच्चों। चलिए अब हमने आपको पारंपरिक स्रोतों के बारे में बताया था, जो कि आपके ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन स्रोतों का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन करेंगे। ठीक है। इन स्रोतों का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, बिजली का अब उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन आपका पावर प्लांट में होता है। तो पावर प्लांट बच्चों कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम पहले भी देखते हैं। तो देखिए पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। पावर प्लांट आपके बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए पावर प्लांट, बच्चों ठंडी बहुत हो रही है, आप लोग अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है, हमारा यही गुजारिश है। ठीक है। देखिए पहला होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, देखिए आपका जो थर्मल पावर प्लांट है इससे 65% जो इंडिया की जो बिजली का उत्पादन होता है इसी पावर प्लांट से होता है। 65% जो बिजली आपकी इंडिया में आती है वो आपका किससे आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है। एक आपका थर्मल पावर प्लांट यही कानपुर में है, पनकी। ठीक है, पनकी थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऊर्जा का स्रोत कोयला। कोयले की भी कई कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, अभी हम बता देंगे जब आप कोई थर्मल पावर प्लांट पढ़ाएंगे तो सारी कैटेगरी बता देंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, इसमें हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। किसका, जल का। वहां पे क्या करते हैं, नदियों पे बांध बना देते हैं। ठीक है, बांध से पानी छोड़ा जाता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से बिजली बनती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सबसे अच्छा पावर प्लांट है। ठीक है। इससे क्या होता है, आपका प्रदूषण ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रिस्की भी ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है। इसकी कह सकते हैं एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, और उसमें क्या होता है, प्रदूषण भी होता है, लेकिन बहुत रिस्की होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो दिक्कत हो सकती है। अभी आप लोगों ने कुछ साल पहले पढ़ा होगा
कि जापान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे उन्हें रिसाव हो गया था। पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे तुम लोग को जो चीज़ देखनी वो तो देखोगे नहीं। अभी यूट्यूब पे पिक्चर आ जाए, डंकी, कौन सी पिक्चर है डंकी, वो देख लोगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं। और हम जो इतना वीडियो डालते हैं मेहनत से, वो नहीं देखो पढ़ाई का, ये सच है। ठीक, चलो छोड़ो। क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इसकी इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है ये रिस्की बहुत होता है। ठीक है, आपके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट, अब देखिए जो डीजल पावर प्लांट है ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, डीजल यूज होगा। ठीक है, ठीक है, तो मोस्टली क्या आपका यूज होता है, आपका थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा यूज होता है। 65% जो बिजली होती है इंडिया की वो किससे बनती है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो आप लोग जनरेशन करते हैं वो 11 kV पे करते हैं, कितने पे, 11 kV पे, क्यों, जिससे लॉसेस कम हो। ठीक, और फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज, जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज। एक हमने कल क्वेश्चन पूछा था तुम लोग से, ब्रिटेन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ब्रिटेन की भी क्या है, हमेशा याद रखिएगा 50 हर्ट्ज है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ बनाया गया था, पहले किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टार्टिंग की थी, तो उसी को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक, तो कितनी है, 50 हर्ट्ज। बाकी आपका जापान हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 60 हर्ट्ज। कितनी है, 60 हर्ट्ज। क्लियर है, पावर प्लांट समझ में क्या होता है। अब पावर प्लांट, अभी तुम लोग को हम जनरेशन बता रहे हैं, जनरेशन क्या होगा, अल्टरनेटर से 11 kV जनरेशन होगा। उसके बाद जब तुमको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, जनरेशन के बाद क्या होता है वो बताएंगे। जनरेशन के बाद क्या होता है, हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है 11 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रांसमिशन के भी 2 प्रोसेस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 चरण होते हैं। ये सब पावर जनरेशन के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं थर्मल पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब हेडिंग पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, अब देखिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं। देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे इंडिया में 65% बिजली बनती है। ठीक है, कितना, 65% उत्पादन होता है। 65% बिजली का उत्पादन क्या होता है इंडिया में, थर्मल से होता है। लेकिन आने वाले समय में हमने क्या बताया था आपको कि ये पारंपरिक स्रोत है, कभी ना कभी खत्म होगा। तो जब कोयला खत्म हो जाएगा तो थर्मल प्लांट भी खत्म है। तो आगे फ्यूचर में अपारंपरिक जो स्रोत हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे आपका सूर्य। ठीक, सूर्य का यूज किया जा रहा है। सूर्य हो गया आपका, जल हो गया, पवन ऊर्जा होगी, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है आपके अपारंपरिक स्रोत है, मतलब इनका प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये किसी समय नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब अपारंपरिक स्रोतों पे ध्यान दिया जा रहा है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलर सेल। सोलर सेल पढ़ा है? सोलर सेल में क्या सुना होगा, पढ़ाएंगे। सोलर सेल में क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को प्रयोग करता है, हीट, ठीक है, तो उनसे बिजली बनाई जा रही है, ठीक है। गुजरात में बहुत बड़ा प्लांट है इसका। गुजरात तुम गए हो ना करो? गुजरात में बहुत सी कंपनियां प्लांट बनाई इसका बड़ा बड़ा, उससे बिजली बनाई जा रही है, ठीक है। न्यूक्लियर पे भी काम चल रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर पे भी काम चल रहा है। आने वाले समय में न्यूक्लियर का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक। न्यूक्लियर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक। और जैसे आपका बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पे जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, पवन चक्की से टरबाइन घुमाई जाती है, वहाँ पे बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, समझे। तो आने वाले समय में इसका प्रयोग बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अभी जब तक है तब तक चला रहे हैं, ठीक। तो क्या है कि 65% जो बिजली का उत्पादन है इंडिया में वो किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। इसमें क्या क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिए। इसमें आपका क्या होगा, पहले बॉयलर होगा, बॉयलर, ठीक। उसके बाद सबका हम काम लिख भी देंगे, ठीक है, ये पे छोटा छोटा लिख देंगे। बॉयलर हो गया आपका, टरबाइन हो गया, अल्टरनेटर हो गया, और क्या हो गया, ABCDE, अल्टरनेटर हो गया आपका, कंडेंसर हो गया, कन्वेयर हो गया, और क्या होगा आपका, कंडेंसर, कन्वेयर, वाटर पंप हो गया, और क्या हो गया जी, वाटर पंप हो गया आपका, चिमनी होगी, और सुपर हीटर हो गया, और क्या हो गया, आदि, ये सब होते हैं मोस्टली, ठीक। अब देखिए बॉयलर का क्या काम है, ठीक। तो अभी समझ लीजिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसके बाद जो आपकी ITI बुक में फिगर बना है उसी को देख के हम समझा देंगे, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया। बॉयलर क्या करेगा, स्टीम को कन्वर्ट करेगा, वाटर से स्टीम कन्वर्ट करेगा, ठीक। स्टीम से टरबाइन घूमेगी, ठीक। अब अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, अभी फिगर बनवा के, अगर टाइम रहेगा तो फिगर बना के समझा देंगे, ठीक है। क्या होगा, ये बॉयलर है, ठीक। ये बॉयलर क्या करेगा, वाटर को गर्म करेगा और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। उसके बाद टरबाइन, ठीक। टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन स्टीम से घूमेगी, कहाँ तक पढ़ा था, टरबाइन। टरबाइन क्या करेगी, स्टीम से घूमेगी, ठीक है। बैठ जाओ, मोटा मोटा समझ लो, फिर टाइम बनेगा फिगर बना के समझो, ठीक। टरबाइन स्टीम के द्वारा घूमेगी। टरबाइन जब घूमेगी तो ये अल्टरनेटर के शॉफ्ट को घुमाएगी, अल्टरनेटर के शॉफ्ट को घुमाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर क्या कर रहा है, 11 kV जनरेट करेगा। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर जो आपसे टरबाइन से बची हुई वाष्प होती है उसको कंडेंसर ले लेगा, ठीक। कंडेंसर में आ जाता है, कंडेंसर क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा और वाटर पंप के द्वारा फिर बॉयलर में भेज देगा, क्लियर है। ये कन्वेयर जो होता है ये आपका क्या लेता है, लोहे को, वो कोयले को ले जाता है, कोयले को अपने कन्वेयर इस टाइप का होता है, यहाँ पर कोयले ऐसे धरे तो यूं चलता जाता है, वो क्या करेगा, कोयले को ले आता है। वाटर पंप, चिमनी, चिमनी से क्या होता है, धुआं बाहर हो जाता है। एक चीज होती है इकोमनाइजर, ठीक है। इकोमनाइजर क्या करता है,
ये क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या आता है, ये पानी को पहले गर्म करेगा, ठीक है, और उसके बाद बॉयलर में भेजेगा। फिर बॉयलर से आगे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक, और क्या करेगा, और जो इसमें जो इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर वो क्या करेगा, जो अपनी कमी होगी एनर्जी की, वो क्या करेगा, जो फ्लू गैसेस होते हैं उनसे वो अपनी कंप्लीट कर लेता है। ठीक, अब आते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर जो वाष्प में नमी होती है, ठीक है, उसको सोख लेता है। जो स्टीम होती है, स्टीम में क्या जो नमी होती है उसको सोखने का काम क्या करता है, आपका सुपर हीटर करता है। ठीक, तो ये हो गया आपके इसके पार्ट्स हो गए। ठीक, इसका फिगर हम किसी दिन बना देंगे। ठीक, अब देखिए जो इसमें कोयले यूज होते हैं, ठीक, एक होता है एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, सबसे अच्छी होती है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 88%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस, इसकी जो इफिशियंसी होती है, वो कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। ठीक, उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसकी जो इफिशियंसी होती है 50 से 80%। और उसके बाद आता है पीट। पीट की कार्बन मात्रा क्या होती है 50%। ठीक है, मोस्टली जो हमको मिलता है ये मिलता है आर्सेनाइड, एंथ्रेसाइड। ठीक है, ये जो है मोस्टली ज्यादा कोयला हमको यही मिलता है और इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कहाँ से कोयला मिलता है आपका, झारखंड और चंडीगढ़। चंडीगढ़ से और झारखंड से हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक, ओके, अगर हम इस पावर प्लांट की इफिशियंसी की बात करें, इस पावर प्लांट की इफिशियंसी, तो इसकी इफिशियंसी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 35% से 40% होती है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 35 से 40%। एक क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको बुक में है नहीं स्टैंडर्ड, लेकिन एक होती है रैनकाइंड सर्किल। क्या होती है, रैनकाइंड सर्किल। मतलब इस पावर प्लांट में किसका प्रयोग करते हैं, रैनकाइंड सर्किल। सर्किल कई प्रकार के होते हैं, चक्र नहीं बोलते हैं, किसी दिन हम बता देंगे, तुम लोग के सिलेबस का नहीं है, लेकिन हमने क्या बताया, तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग को थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। ठीक, तो इस पावर प्लांट में हम रैनकाइंड सर्किल का प्रयोग, साइकिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या करेंगे, इतना अभी आपके लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बकायदा फिगर बना के समझा देंगे। ठीक, तब तक इसको पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे जो थर्मल पावर प्लांट है, यह उसका डायग्राम है। ये ITI के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दिया है, ITI की अरिहंत, उसका ये डायग्राम है। ये अधूरा डायग्राम ITI बुक में बना है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड है वही आपको पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये क्या है, आपकी चिमनी। चिमनी का काम पता है ना आप लोग को, मतलब जो गैसेस बनेगी उनको पास कर देगा, जहरीली गैसें हैं उनको वातावरण में पास कर देगा धुआं। ये क्या है आपका, ये आपका राख संग्रह है। जो आपकी राख बचेगी वो कहाँ होगी, यहाँ पे स्टोर की जाएगी। ठीक, ये क्या है, पूर्व तापक वायु। ठीक, अच्छा, ये क्या है आपका, कोयला। ठीक, अब देखिए बॉयलर। बॉयलर क्या करता है, बॉयलर का काम ये है कि जो आप पानी दे रहे हैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करना, स्टीम में कन्वर्ट करना। ठीक, कंडेंसर क्या है, ये ठंडा करेगा। ये पंप है, फीड पंप, ये
वाटर को पहुंचाएगा। ठीक, ये आपकी टरबाइन हो गई। ठीक है, और ये आपका अल्टरनेटर हो गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, यहां से कोयला क्या है आपका, कोयला क्या है, ईंधन। ये क्या करेगा, गर्म करेगा। ठीक, अब यहां से वाटर दिया गया बॉयलर के अंदर, तो बॉयलर करेगा, कोयला गर्म होगा। कोयले की सहायता से वो क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। स्टीम में कन्वर्ट किया। अब ये स्टीम ये जाएगा कहां, टरबाइन पर। टरबाइन जो होती है, एक बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपकी आईटीआई में हर चीज अच्छी चीज दी नहीं है ना। ठीक, तो आपको जानना चाहिए इसमें जो टरबाइन होती है वो हाई प्रेशर की टरबाइन होती है। क्या होती है, हाई प्रेशर की टरबाइन है ये। ठीक, जो आपका स्टीम दिया जाता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर का होता है। ठीक, अब स्टीम जो दिया जाता है उसमें क्या होता है, वो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, स्टीम में नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, स्टीम की नमी को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सुपर हीटर का प्रयोग करते हैं। हमने तुम्हारे नोट्स में लिखवाया। ठीक, तो वो क्या करेगा, जो स्टीम में नमी होगा उसको सोख लेगा, और जो स्टीम मिलेगी वो जाएगी आपकी टरबाइन पे। ये क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा। ठीक, टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन जब घूमेगा तो क्या होगा, अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमेगी। ठीक, और अल्टरनेटर क्या करेगा, बिजली उत्पन्न करेगा। कितनी केवी की, 11 केवी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ब्रिटेन में और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी है, 50 हर्ट्ज। क्लियर है। अब क्या हुआ, अब यहां से स्टीम आई, यहां पे क्या होगा, कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। ठीक है, क्या करेगा कंडेंसर, क्या करेगा, जो कम दाब की स्टीम होगी उसको क्या करेगा, ठंडा कर देगा। ठीक है, जो अब देखो यहाँ टरबाइन हाई स्टीम तो क्या होगी, यूज हो नहीं पाएगी। कुछ मात्रा स्टीम की क्या होगी, स्टीम जो है वो क्या आएगी टरबाइन से, वो क्या आएगी, यहाँ पे आएगी। तो क्या करेगा, कंडेंसर क्या करेगा, उसको स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ठीक, और फिर ये वाटर, ये कंडेंसर कन्वर्ट, फिर इस पंप से ये पूरा क्या होता है, सेट होता है। ये क्या करेगा, इस वाटर को यहाँ आया, अब ये जो आपका पंप लगा है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको फिर बॉयलर में भेज देगा। ये प्रोसेस चलता है। ठीक, मतलब स्टीम बनी, स्टीम ठंडी होके स्टीम वाटर बैंक में फिर ओके, फिर इस पे कंडेंसर में, कंडेंसर में क्या इसमें ठंडा किया, फिर वाटर में चेंज हुआ, फिर यहाँ हुई। ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, अब तुमसे ये भी पूछ सकता है, चूंकि आपकी आइटम बुक में दिया नहीं है, ये जो इसमें बिजली बनती है, एक होता है रैनकाइन साइकिल। क्या होता है, रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल, इस प्लांट में कौन सा साइकिल होता है, रैनकाइन साइकिल। ठीक है, रैनकाइन साइकिल को ये पावर प्लांट क्या करता है, फॉलो करता है। साइकिल भी कई होती है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, वो अलग अपर लेवल में, लेकिन हमने बता दिया तुमको। ये जो आपका पावर प्लांट है ये रैनकाइन साइकिल पे चलता है। ठीक, अच्छा, यही आपका थर्मल पावर प्लांट है। समझ में आया क्या क्या कैसे होता है। अच्छा, अब देखो हमने बताया था जो आपको कोयला कहाँ मिलता है, चंडीगढ़ और झारखंड से मिलता है। मोस्टली जो आपका कोयला आता है वो कहाँ आता है, चंडीगढ़ और झारखंड से आता है। सबसे बड़ा जो स्रोत है कोयले का वर्ल्ड में वो है आपका रूस। कौन है, रूस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे,
रूस, चाइना और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है। ठीक है, और अपने इंडिया में क्या है, झारखंड और चंडीगढ़ से आता है। कोयला क्या है, पारंपरिक स्रोत है, ये क्या होगा, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बताया था कि इंडिया का 65% जो बिजली का निर्माण होता है वो आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। और इसकी मैंने इफिशियंसी भी बताई थी आपको, इसकी इफिशियंसी होती है 35 से 40%। और मोस्टली क्या होता है, इसमें जो आपका कोयला होता है वो क्या होता है, एंथ्रेसाइड कोयले का ज़्यादा हम लोगों को एंथ्रेसाइड कोयला ही ज़्यादा मिलता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 88% होती है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कोयले 4 प्रकार के हैं, एंथ्रेसाइड, उसके बाद आपका था बिटुमिनस, जिसमें क्या होता है 80 से 90% होता है। उसके बाद आता है लेग्नाइट में होता है 50 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। और उसके बाद आता है आपका पीट में 50%। अब देखिए, इसमें जो अल्टरनेटर यूज होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3000 आरपीएम। कितनी होती है, जो स्पीड होगी आपकी वो कितनी होगी, 3000 आरपीएम। ठीक, अब जो इसमें कोयला होता है वो क्या होता है, कन्वेयर के थ्रू बॉयलर में जाता है। ठीक है, जो कोयला होता है वो क्या होता है, कन्वेयर के थ्रू में जाता है। ठीक, कोयला क्या होता है, ऐसे यूज जाता रहता है, यूज करके जाता रहता है। ठीक, तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया। समझ में आया इसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपके बारे में आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताएंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हम में स्वागत है। आज हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट जो है आपका महंगा पावर प्लांट है। क्या है, महंगा पावर प्लांट है। क्यों, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको बहुत स्पेस चाहिए, इसको बनाने के लिए हमको बहुत स्पेस चाहिए, इसलिए महंगा है। और जो चीज़ महंगी होती है वो क्या होती है, हमेशा अच्छी होती है। ठीक, तो महंगी चीज़ क्या होती है, हमेशा अच्छी होती है। तो कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग HPP भी कहेंगे। ठीक है, HPP, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ठीक है, जो आपका हाइड्रो पावर HPP मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, ये क्या है, इसकी जो इफिशियंसी होती है ये कितनी होती है, 80% से लेकर 90% होती है। समझ लो, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है इसकी दक्षता सबसे अच्छी होती है। ठीक, और सबसे महंगा पावर प्लांट है क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको बहुत स्पेस चाहिए। ठीक, और स्पेस चाहिए, और जब स्पेस होगा तो क्या होगा, इसकी लागत भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर दिया गया, पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा और यहाँ पे एक डैम बना दिया गया, जिसे बोलते हैं बांध। ठीक है, ओके। अब ये बांध जो होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया गया, अब ये ठीक यहां से पानी को छोड़ा जाता है, पानी को यहां से छोड़ दिया जाएगा। किससे, हाई प्रेशर से, यहां। ठीक, तो अब क्या होता है, ये वाल्व है, ये क्या है, वाल्व। तो जब पानी छोड़ेंगे तो यहां वाल्व खोल दिया जाता है।
ठीक। अब ये क्या है, पेनस्टॉक है। पेनस्टॉक मतलब क्या है, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, छोड़ दिया गया तो अब इसको वाल्व को खोल दिया गया, पानी छोड़ दिया गया हाई प्रेशर से, तो पेनस्टॉक में पानी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। पेनस्टॉक में क्या होगा, पानी बढ़ता रहेगा, और जब पानी भर जाएगा तो इस वाल्व को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक। अब इस पेनस्टॉक से इसे पानी स्टोर कर लिया गया, वाल्व को बंद कर दिया है। अब इस पेनस्टॉक से टरबाइन पे पानी छोड़ा जाता है। जो पेनस्टॉक है इस पे पानी इकट्ठा कर लिया गया, इस पे क्या कर देंगे हम, इससे हम क्या करेंगे, टरबाइन पे पानी छोड़ते हैं। तो क्या होता है, जिससे क्या होती है, टरबाइन आपकी घूमती है और बिजली बनती है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब क्या होता है, इसमें जो टरबाइन पे पानी दिया जाता है वो स्पीड से ज्यादा नहीं दिया जाता है। टरबाइन पे इसमें जो पानी दिया जाता है वो स्पीड से नहीं दिया जाता है, जिसके कारण टरबाइन क्या करती है, घूमती है और अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाएगी। ठीक। अब इसमें जो रोटर यूज होता है वो क्या होता है, सैलिएंट पोल टाइप रोटर यूज होता है। जो अल्टरनेटर में हम लोग रोटर यूज करते हैं वो क्या होता है, सैलिएंट पोल टाइप रोटर। इसकी स्पीड क्या होती है, 300 आरपीएम। कितनी होती है, 300 आरपीएम। अगर स्पीड आपकी 300 आरपीएम होगी तो पोल्स कितने होंगे, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए एन इक्वल टू क्या होता है, 120 F/T होता है। ठीक। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 F/N। तो कितना हुआ, 120 गुणे 50 बटे 300, 3 चौक 12, तो कितने 20 पोल्स। कितने होंगे, 20 पोल्स। वहां पे थर्मल पावर प्लांट पे क्या स्पीड थी, 3000 आरपीएम। यहाँ पे रोटर की स्पीड कितनी होगी, 300 आरपीएम, और पोल्स कितने होंगे, 20 पोल्स। वहां पे कितने पोल्स थे, 2 पोल थे। ठीक है। अच्छा, अब और बात क्या है कि इसको स्पेस ज्यादा चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए तो इसकी कास्ट ज्यादा होगी, लेकिन इससे फायदे भी बहुत है। इसका जो रनिंग प्राइस होता है, रनिंग कॉस्ट होता है, वो क्या होता है, कम होता है, लो रनिंग कॉस्ट। मतलब एक बार पैसा लगा दिया, समझो, उसके बाद ये रनिंग कॉस्ट इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, और किसके में, पावर जनरेशन में तो करते ही हम लोग, और किस में करेंगे, टूरिज्म। टूरिज्म मतलब सैलानी घूमने आएंगे, मतलब विदेश से बढ़िया बढ़िया लोग घूमने आएंगे। ठीक। तो इससे हमको कई फायदे होंगे, बिजली तो बनेगी बनेगी, क्या होगा, हमको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल जाएगी। ठीक। और क्या होगा, टूरिज्म लोग भी आएंगे, जिससे और पैसा हम लोग को मिलेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 80 से 90% होती है, और इसमें सैलिएंट पोल टाइप रोटर यूज होता है। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको आइडियल पावर प्लांट कह सकते हैं, पीपी कह सकते हैं, आइडियल पावर प्लांट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। और क्या है, इंडिया का 10 से 12%, इंडिया का 10 से 12%, हर बुकों में अपना अपना अलग अलग, क्योंकि हर राइटर की सोच अलग अलग होती है। ठीक है। तो इंडिया में 10 से 12% जो बिजली का उत्पादन होता है इसी हाइड्रो पावर प्लांट से होता है। समझ में आया इतना? मैं फिर से बता दूं क्या होता है।
ये आपका बांध हो गया, यहाँ ये जलाशय हो गया, यहाँ पे हमने पानी को रोका हुआ है, स्टोर किया हुआ है। ये आपका बांध हो गया, ठीक। ये आपका वाल्व हो गया, ठीक है, ओके। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी नदी दिखा दी, और यहाँ पे पावर हाउस है, मतलब यहाँ पे टरबाइन क्या बोलते हैं, पावर हाउस है, ठीक है। यहाँ टरबाइन भी है और क्या है, अल्टरनेटर भी है, ठीक। ये आपका पेन स्टॉक हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है। ये आपका वाल्व हो गया, वाल्व हाउस, ठीक। अब क्या होगा कि हमने पानी को छोड़ा, पानी छोड़ने बाद वाल्व को खोल दिया जाता है। खोलने के बाद क्या होता है, पेन स्टॉक भर जाता है। जैसे इसमें पानी भर जाएगा, वाल्व को हम बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेन स्टॉक से टरबाइन को पानी छोड़ा जाता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। सर टैंक होता है, ठीक है, सर्ज टैंक होता है, ठीक। तो क्या होगा, वाल्व खोल दिया जाएगा, पानी बंद कर देता है। उसके बाद टरबाइन पे पानी गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है। टरबाइन क्या करती है, अल्टरनेटर के शॉर्ट में आएगी और बिजली जनरेट होगी। ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, समझ में आया, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ये आपका न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। किस पे, नाभिकीय विखंडन। देखिए, नाभिकीय एक संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। तो जो विखंडन होता है, जब विखंडन अनियंत्रित होता है, जैसे एक संलयन होता है, ठीक है, और एक विखंडन होता है। संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक मिलके एक नया बनाते हैं, और जो विखंडन होता है उसमें क्या होता है, बार बार टूटता जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय पावर प्लांट में हम लोग नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं, ठीक, समझ में आ रहा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं विखंडन, एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित, ठीक। नियंत्रित का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, और जो अनियंत्रित होता है प्रोसेस, उससे हम लोग एटम बम बनाते हैं, ठीक है। एटम बम, जो पाकिस्तान धमकी देता है कि एटम बम छोड़ देंगे तो क्या हम लोग खिलौने के लिए रखे हैं, समझ रहे हो। हम लोग का अभी एटम बम है, हम लोग एक एटम बम छोड़ेंगे तो सिर्फ यूपी ही जाएगा, और हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, बोला उनको चला ही जाएगा, ठीक। चलो वो बात अलग है, ये सब ये राजनीति, इस चक्कर में ना पड़ो, ठीक। तो आपका जो नाभिकीय पावर प्लांट है, वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, क्लियर है। मतलब, और विखंडन जो होगा वो नियंत्रित होगा, मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स को हम लोग कंट्रोल करेंगे, क्लियर है इतना। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, आ रहा है, नाभिकीय विखंडन। कौन सा, नियंत्रित, ठीक। अनियंत्रित क्या होता है, एटम बम में आता है, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या क्या यूज करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज किए, कोयला यूज किया। हाइड्रो पावर प्लांट में हमने क्या किया, पानी का यूज किया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इनका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। 92 इतना तो केमिस्ट्री में पढ़े हो गए, ठीक। थोरियम भी होता है, TS थोरियम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम 235 और 238 का प्रयोग करते हैं। अब आपके इंडिया में कहां कहां है नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर आपके कहां कहां है। एक आपका तारापुर में है, कहां पे है, तारापुर।
एक कहां पे है? रावत, क्या था? रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा, नरोरा, नरोरा। ठीक, ये सब कहाँ है? ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक चीज और आपको जानना चाहिए कि जैसे आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वो कितना एनर्जी देता है? 65%। जो इंडिया की बिजली का उत्पादन होता है, जैसे कुछ बुकों में आपको 65% मिलेगा, कुछ बुकों में आपका 62% मिलेगा, कुल मिला के 60% के ऊपर ही उत्पादन जो होता है आपका बिजली का, ये थर्मल पावर प्लांट से होता है। हाइड्रो से कितना होता है? हाइड्रो पावर प्लांट से लगभग 10 से 12, कुछ बुकों में तुमको 13% भी मिलेगा, क्योंकि हर राइटर की अपनी अपनी सोच है, मैंने पहले बताया। और जो आपका न्यूक्लियर आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूक्लियर में आता है 1.8%। जो बिजली बनेगी वो कितनी होगी? भारत की 1.8% जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है। ये सब पॉइंट्स याद रखो, मैं पूछूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सीरीज, अभी विजेता सीरीज हमने स्टार्ट की थी ना आपसे, उसमें क्या 100 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ। इसमें 10 बार मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है? और ITI का एग्जाम तो बात ही छोड़ दो। तो उस विजेता सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे जोड़कर पढ़ लेगा। 1000 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव सेकंड ईयर के, जिसने पढ़ लिए वो टॉप कर जाएगा। क्योंकि निम्मी में अब जो CBT एग्जाम हो रहा है उसमें निम्मी के क्वेश्चन नहीं आ रहे। निम्मी क्वेश्चन देख के जाइएगा, कुछ ही है, 400-500 क्वेश्चन है, उनको देख के जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं आपको विजेता सीरीज में क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको जो पढ़िए, ये आपके कंपटीशन की भी तैयारी की होगी। ठीक, क्लियर है इतना? अच्छा, अब अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी होती है 80 से 90% एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी है सबसे 80 से 90% होती है। ठीक, अच्छा, इसकी जो कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट? लागत क्या ज्यादा है, इसकी लागत क्या है? ज्यादा। क्लियर इतना? तो ये आपके नाभिकीय पावर प्लांट के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बता दिए। अब इनके कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्यूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। अब चलो इनके कुछ पार्ट देख लेते हैं। ये आपका क्या? कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रण छड़ें। ये किसकी बनी होती है? कैडमियम और बोरान, कैडमियम और बोरान। ठीक, ये क्या करती है? जो छड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं? जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को कम करती है। जो आपकी जो छड़ें देख रहे हो ये क्या कहलाती हैं? कंट्रोल रॉड्स कहलाती हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? कैडमियम और बोरान की बनी होती है। मेरी बात समझो, एक एक पॉइंट समझो। इतना तुम्हारे ITI बुक में नहीं दिया जो मैं बता रहा हूं, दिया है? नहीं दिया ना? इफिशिएंसी तो कभी नामो निशान नहीं है, कितना परसेंट होती है और कितना परसेंट जनरेट हो रहा है ये भी नहीं दिया है। तो मेरे एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़ा करिए, समझा करिए, क्योंकि मैं जो आपको चीज बताता हूं वो स्टैंडर्ड चीज है। और मैं आपको ITI लेवल का नहीं पढ़ाता, ITI लेवल के अनुसार नहीं पढ़ाता हूं, आपकी कंपटीशन की भी तैयारी करा रहा हूं।
इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से कि आप मेरे लेक्चर को देखिए, ठीक। तो क्या मैंने बताया आपको, क्या बताया था? हाँ, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ये क्या होती है? कैडमियम और बोरान की बनी होती है। ये क्या करती है? न्यूट्रॉन्स की संख्या को कम करती है। अब ये क्या होता है? ये आपका क्या टरबाइन है, ये क्या आपका अल्टरनेटर है। ये सब तो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं टरबाइन का क्या काम है, ठीक। ये आपका क्या कंडेंसर है, कंडेंसर। हीट पंप इसमें नहीं होता बेटा। ये है हीट एक्सचेंजर। सबको बताते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है? एक होता है आपका कंट्रोल रॉड्स बता दी, एक होता है मंदक, ठीक है, जिसे मॉडरेटर बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर, मंदक। मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉन्स की गति को कम करता है। हमने पहले बताया कि जो इसमें आपकी नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? नियंत्रित होगी, ठीक। तुम लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि इसमें न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसी कारण क्या होता है? अनियंत्रित हो जाता है। तो जब हमने न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लिया तो जो आपकी विखंडन क्रिया हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, ठीक। तो रॉड आपको क्या करेगा? न्यूट्रॉन की संख्या को कम करेगा। और जो आपका मॉडरेटर होता है, ठीक है, मंदक, ये क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। किसका बना होता है? मंदक जो होता है ये आपका बना होता है DTO। याद आया कुछ? भारी जल, भारी जल, ठीक है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट। ये क्या करेगी? न्यूट्रॉन की गति को कम करेगी। अब इसके बाद क्या आता है? आपका कूलेंट आता है। कूलेंट, कूलेंट में क्या हम लोग यूज करते हैं? कूलेंट के रूप में हम लोग उसमें बालू यूज करते हैं, बालू, ठीक है। क्या कर सकते हैं? बालू, सैंड, सैंड। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? जो आपका कूलेंट होगा, यहां से जो, अब देखो, विखंडन होगा तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी। विखंडन में क्या हो जाए? विखंडन हो चाहे संलयन हो, ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें खूब पतन होगी। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत आपका सूर्य है। नाभिकीय संलयन पे काम करता है। सूर्य जो है आपका नाभिकीय संलयन पे काम करता है। तो भैया सूर्य का ताप कितना? बहुत ज्यादा है। उसकी सरफेस का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सरफेस का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो भैया वो संलयन, अब ये सोचो इसमें कितनी एनर्जी जनरेट होती होगी, है ना। तो कूलेंट क्या करेगा? जो आपकी एनर्जी है उसको ट्रांसफर करता है किसमें? हीट एक्सचेंजर में। क्या करेगा? ठीक, हीट एक्सचेंजर में क्या करेगा? ट्रांसफर करता है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा? हीट एक्सचेंजर में आ गई। अब हीट एक्सचेंजर क्या करेगा भैया? बताओ क्या करेगा? स्टीम बनाएगा, नहीं बनाएगा? ठीक, हीट एक्सचेंजर का काम क्या है? स्टीम बनाना, भाप बनाना। समझ में आ रहा है? इसमें रिएक्शन में एनर्जी क्या हुई? उत्पन्न होगी, उष्मा। उष्मा का मान क्या? बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा? कूलेंट के द्वारा हम लोग हीट एक्सचेंजर में, ये शीतलक लिखा है ना कूलेंट, ये आपने हीट एक्सचेंजर में पहुंचा दिया, ठीक। और फिर ये प्रोसेस फिर इसमें चला जाएगा। लेकिन क्या होगा? ये जो क्या करेगा आपका, इसमें पानी आएगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा उसको,
क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। यहां से स्टीम आपकी जाएगी, स्टीम है यहां से आपकी जाएगी और टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन को घुमाया, उसने अल्टरनेटर के सॉफ्ट को घुमा दिया, अल्टरनेटर सॉफ्ट घूम गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। कितनी, 11 केवी, 50 हर्ट्ज सब बताया था। और बाकी जो बचा यहाँ पे आ गया, कंडेंसर ने उसको ठंडा कर दिया, फिर यहीं पहुंचा दिया, प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है इतना? देखिए इसकी इफिशियंसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो रिएक्टर है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत रिस्की है। बहुत क्या है, रिस्की है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो क्या हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तुम लोग ने सुना होगा जापान में 3 से 4 न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हुआ है, उसमें रिसाव हो गया था। ठीक है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, इसमें लगभग जो है इस पावर प्लांट से हमको लगभग, ठीक है, कितना 6000 मेगावाट, कितना 6000 मेगावाट बिजली मिलती है। कहां से मिलेगी सबसे ज्यादा? और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो आपका किसमें है, कुदनकुलम। ठीक है, क्या है, कुदनकुलम। यहां पे जो है इंडिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट इसका लगा है। कितना, 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। ठीक, और इसकी जो प्रारंभिक लागत है, बनाने की लागत है, वो क्या बहुत ज्यादा है। ठीक, अब अक्सर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो बता रहे, रियलिटी बताया, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। इफिशियंसी 80 से 90%। ठीक, और इसमें क्या होता है, इस रिएक्टर में प्रदूषण का खतरा बहुत कम होता है। जो आपका रिएक्टर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रदूषण की क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे पूछते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अच्छा पावर प्लांट कौन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर कहीं भी तुमसे पूछा जाए तो तुम लोग हमेशा हाइड्रो बताओगे। क्या बताओगे, हाइड्रो। दोनों है बराबर, लेकिन आंसर आप क्या बताओगे, हाइड्रो। ठीक है, तो आज हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बढ़िया से इसकी फोटो खींच लीजिए, ठीक है, और नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जो सोर्सेज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम रिसाइकल्स कर सकते हैं। मतलब एक बार यूज़ कर लिया, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके क्या क्या आते हैं, सूर्य आता है, हवा आती है, जल आता है, भूतापी ऊर्जा आती है। ये सब आपके क्या है, ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। ठीक, अब क्या है कि हमने बताया था आपको कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, भैया ठंडी बहुत हो रही, संभाल के रहो अपने आप को। थर्मल पावर, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, इससे इंडिया में ज्यादा एनर्जी, विद्युत का उत्पादन होता है, ये हमने बताया था। ठीक, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 35 से 40% होती है। ठीक है, और क्या बताया था, इसमें कोयले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कोयला है, डीजल है,
मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, ये आपके कन्वेंशनल सोर्सेज है। मतलब ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि उन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, उन मेथड्स को डेवलप किया जा रहा है जिनसे आगे कोई दिक्कत ना हो। तो हम कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसे आज के समय में सोलर पैनल का प्रयोग बहुत हो रहा है। ठीक, ये क्या है, मतलब सूर्य जल्दी खत्म नहीं होगा, सूर्य की रोशनी क्या होगी, जल्दी खत्म नहीं होगी। तो आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि सोलर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में तो उसके बड़े बड़े प्लांट्स बने हैं, गुजरात में इसके बड़े बड़े प्लांट्स बने हैं। ठीक है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, तो हमने क्या बताया था, थर्मल से आपका, जैसे कुछ बुकों में आप पढ़ोगे 61%, कुछ बुकों में पढ़ोगे 65%। तो जो बिजली का उत्पादन होता है इंडिया में वो कितना होता है, 61 से 65% थर्मल पावर प्लांट से होता है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर आता है, उसके बाद आपका आता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो इनसे कितना होता है, लगभग 10 से 12 क्या 13% अपना। कुछ बुकों में अपना अपना, हर राइटर का अपना अपना सिद्धांत होता है, बताने का ढंग होता है। और जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये लगभग क्या होता है 1.8%, इससे निम्न होता है। और बाकी जितना बचता है, बाकी जितना परसेंट बचता है, 100% में जितना परसेंट बढ़ता है वो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से होता है। ठीक है, तो उस कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल पावर प्लांट कौन सा होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है आपका आइडियल पावर प्लांट होता है। अगर आपने इन पावर प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां हमने सारी वीडियोस डाले हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सोलर सेल की। सोलर सेल क्या हुआ? देखिए, सोलर सेल एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, डिवाइस है। मशीन तो कह नहीं सकते, मशीन किसे कहें, जो मोशन करे, तो ये डिवाइस है। ठीक है, या युक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं, युक्ति। सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को, जैसे ये आपका सोलर सेल हो गया, सोलर सेल, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल रेंज में। और इसको सौर ऊर्जा को ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर है? ठीक, अब देखो सोलर सेल को हम लोग सोलर फोटो वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोलर फोटो वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, ठीक है, तो देखो मैंने तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दी पूरी। तो हमने पहले बताया था कि लगभग सभी में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, सिलिकॉन का अधिकतर प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन क्यों करते हैं?
क्योंकि ये 175 से 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है, जबकि आपको जर्मेनियम क्या है 75 डिग्री सेल्सियस से। देखिए स्टैंडर्ड तो 175 है, लेकिन कुछ बुकों में 200 डिग्री सेल्सियस तक भी बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए सिलिकॉन का ज्यादा यूज करते हैं। तो जो आपका अगर पूछा जाए किसका बना होता है, ये तो आपका सिलिकॉन का बनेगा या गैलियम आर्सेनाइड का बनता है, गैलियम आर्सेनाइड का बनता है। चलो बताओ, अच्छा गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप कितना होता है? 1.41। बैठ जाओ। जर्मेनियम का बताओ, देखो कुछ याद है तो पढ़ो, एनर्जी गैप कितना होता है? 1.8 होता है। 1.8। बैठ जाओ, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो गौरव बेटा, सेकेंड ईयर बहुत कठिन है। ठीक, कितना होता है? 0.67 या कुछ बुकों में 0.70 मिलेगा, 72 भी मिलेगा। और जो आपका सिलिकॉन होता है 1.1 होता है, सब बताया हम लोग। ठीक, किसका? जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होगा आपका? 0.67 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का कितना है? 1.1 eV। और गैलियम आर्सेनाइड का 1.41 eV। और डायमंड का 7 eV। डायमंड इंसुलेटर का 5। सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेमीकंडक्टर ही तो है ये, और कंडक्टर तो ओवरलैपिंग होती है, एनर्जी गैप होता ही नहीं, एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या? एक दूसरे मतलब ओवरलैपिंग होती है। ठीक, चलो इसको मिटा लो ना, जिसको नहीं पता पढ़ भी लेगा। ठीक, तो भैया किसका बना होता है? सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का ये बना होता है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि हम इसको ऐसा रखते हैं कि जो आपकी सूर्य की किरणें हैं उस पर सीधे पड़ेंगी। तो सोलर सेल को पढ़ाने के लिए, कार्य सिद्धांत को पढ़ाने के लिए हम तुमको इंटर की फिजिक्स में चल के लेके चलते हैं। अगर इंटर की फिजिक्स, गौरव तुम तो पढ़े नहीं हो, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। इंटर की फिजिक्स में चलते हैं। ठीक है, फोटो इफेक्ट। ठीक है, फोटो इफेक्ट आइंस्टीन क्वेश्चन पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर। कुछ याद आया? नहीं, चलो न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। तो ये हो गया। अब सोलर सेल का अगर हमें सिद्धांत समझना है, ठीक, तो चलो देखते हैं। तो हमने जैसा कि तुमको बताया कि सोलर सेल का कार्य सिद्धांत समझने के लिए हम तुमको इंटर की फिजिक्स में लेके चलते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि जो आपका प्रकाश होता है सूर्य का, वो बंडल्स के फॉर्म में चलता है, पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। पढ़ा है? जो आपका जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बंडल्स के फॉर्म में चलता है, पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिनको बोलते हैं फोटान, जिनको बोलते हैं फोटान। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल की लेयर है, मेटल है। अब मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो क्या होगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका मेटल है। अब हमने क्या बताया कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है
ये आपका बंडल के फॉर्म में चलता है, जिनको हम लोग पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिनको बोलते हैं फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान। अब सूर्य की किरणें इस पे पड़ी नहीं पड़ी? देखो पड़ी सूर्य की किरणें। तो अब जब ये फोटान क्या करता है, जब ये अपना फोटान, ठीक, जब ये फोटान सरफेस पे पड़ता है, ठीक, तो सारी एनर्जी अपनी खो देता है, सारी एनर्जी अपनी खो देता है। वो एनर्जी क्या होती है, इसमें दो भागों में बह जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें से एक भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गति देने में खर्च हो जाता है। अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तुमको, क्योंकि तुम तो इंटर की फिजिक्स पढ़ के आओ, वो तो पढ़ के नहीं आए, ठीक, वो अगर आगे चलाएगा, उससे की क्वेश्चन बनती है, तो हमको मोटा मोटा पढ़ाना है। तो आपका फोटान पढ़ा, फोटान ने अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। कुछ भाग क्या होता है, तो दो भाग में एनर्जी खपत होती है, तो एक भाग क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को गति देने में खर्च हो जाता है। मतलब एक पार्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन को गति देने में खर्च हो जाता है। इतना समझ में क्लियर है? अब ध्यान दो, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब इलेक्ट्रॉन को गति मिल गई, अगर इलेक्ट्रॉन को गति मिल गई तो करंट फ्लो होगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को गति उसको मिल गई, ठीक। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, क्लियर है? अब क्या होगा, जब गति में इलेक्ट्रॉन गति करने लगे तो बाकी सारा खेल आपका डायोड का हो जाता है पूरा, ठीक। मतलब क्या था कि आपने वहां पे वोल्टेज दिया था, तो क्या था, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर मिलता था, वो P और P की तरफ भागेगा, ठीक है, ये आपका इधर भागेगा, ये आपका इधर भागेगा, ठीक। आगे का प्रोसेस हमको समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं, क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिसको हम लोग फोटान बोलते हैं। फोटान क्या करता है, अभी हमने बताया था फिगर से, कि किसी भी मेटल्स पे पड़ता है तो अपनी एनर्जी खो देता है। वो एनर्जी का एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर लेते हैं। मोशन करने लगते हैं तो क्या होता है कि N इसकी तरफ भागेगा, P इसकी तरफ भागेगा, ठीक। बाकी प्रोसेस डायोड का पूरा होता है। मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन शुरू हो जाएंगे, डिफ्यूजन शुरू हो जाएंगे तो क्या करंट फ्लो होने लगती है। इसी सिद्धांत पे आपका सोलर सेल काम करता है, ठीक है, क्लियर है? अब इसका फिगर आपकी बुक में बना है, इसको समझ लीजिएगा। मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल इसका बना दिया। अब इसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उसको चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये सोलर पैनल जो आपका सोलर सेल है उसका प्रोसेस बताएगा कैसे क्या होता है। सूर्य देवता हमारे, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य देवता को सुबह उठ के जल चढ़ाया करो। अच्छी बात बता रहा है, नहा के सुबह उठो, जैसे सूर्य भगवान उनको जल लोटा यूं चढ़ाओ, ठीक, तुम्हारा यश फैलेगा, ठीक। चलो हम खुद नहीं चढ़ाते, तुमको क्या होता है, ठीक। अब देखो ये शल्य है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्या आपका, ये आपका है पीवी फेरे। देखिए पीवी फेरे क्या होता है, पहले समझो, कुछ सोच समझो। एक होता है आपका सोलर पैनल, क्या होता है, सोलर पैनल।
इसमें बहुत सी चीजें होती हैं बेटा, लेकिन सबको नहीं दिखाया जा सकता ना। सोलर पैनल क्या है? देखो, हमको जब करंट ज्यादा चाहिए होती है, हमको जब करंट को ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो सेलों का एक समूह बनाते हैं। ये क्या है? सेलों का समूह है, सेलों का समूह है, ठीक, जिससे हमें क्या अधिक करंट मिल सके। उसके बाद आता है आपका सोलर मॉड्यूल। क्या आता है? सोलर मॉड्यूल। देखिए, सोलर मॉड्यूल क्या होता है? इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, देखो हमने बता दिया विद्युत धारा को अधिक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलों को कनेक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन किस तरह कनेक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। तो हमको अधिक डीसी प्राप्त करने के लिए जो आपको सप्लाई मिलेगी वो क्या मिलेगी? डीसी मिलेगी, ठीक है। तो डीसी को अधिक प्राप्त करने के लिए हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। इसमें सेलों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें? कनेक्टेड इन सीरीज। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। किस लिए? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग सेलों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर मॉड्यूल, ठीक है, ठीक। लगभग 36 सेल, लगभग 36 सेलों को जोड़ा जाता है। लगभग 36 सेलों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, पता है ना, ठीक। अब देखो क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं इनको हम जब जोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज भी बन सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज भी बन सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायोड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? सभी सेलों के अक्रॉस, जितने भी सेल्स हैं उनके क्रॉस हम लोग बाईपास डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका? बाईपास डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक। क्या होता है इससे? क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं होता। समझ में आया? हम लोग अक्रॉस बाईपास डायोड को यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, एक नियत वोल्टेज के ऊपर का वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये पीवी एरे या सोलर एरे या सोलर जनरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोलर जनरेटर। ये आपका सोलर जनरेटर है। अब आपने मॉड्यूल पढ़ लिया। अब मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, ठीक। अब देखो यहां से तो वोल्टेज आपका जनरेट हो जाएगा सोलर मॉड्यूल से, लेकिन आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं सोलर जनरेटर या पीवी एरे। पीवी एरे, फेरे लिख दिया हमने, एरे होता है पीवी एरे, ठीक। मतलब हमको जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पीवी एरे या सोलर जनरेटर, ठीक है। अब तुमको पता सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? पता ना सीरीज क्या होता है? जैसे मान लो एक सेल है, देखो भैया, देखो एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे मान लो पॉजिटिव निगेटिव, तो किससे जुड़ेगा? फिर पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन कहलाता है, ठीक।
पॉजिटिव का निगेटिव से, और पॉजिटिव का पॉजिटिव तो वो पहला कनेक्शन होता है। ये सब क्लियर होगा, तुम्हारे संतोष ने बताया होगा तुमको। ठीक ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इन्वर्टर। ठीक, अब आता है इसके बाद इन्वर्टर। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इन्वर्जन का प्रोसेस कहां होता है? इसमें होता है। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो रहा है। ये क्या करेगा? ठीक, अब ये क्या करेगा? हमने पहले बताया तुमको डीसी मिल रही है, तो भैया पंखे उनके सब तो किससे चलेंगे? आपके एसी से चलेंगे ना, हमको एसी चाहिए ना। तो ये क्या करेगा? ये जो इन्वर्जन, क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन का प्रोसेस कहां होगा? यहां पे होगा। मतलब इसमें इन्वर्टर प्रयोग होता है। इसमें क्या होगा? इन्वर्टर प्रयोग होगा। वो क्या करेगा? आपका डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी टू एसी, इसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? स्टोरेज हो जाएगा। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? स्टोरेज, एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। अब देखो ये कौन सी है? ये साइड देख रहे हो, उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी है। पढ़े हो अभिक्रिया? मतलब कि यहां से दिया भी जाएगा और यहां से लिया भी जाएगा। समझ, जरूरत पड़ने पे इससे लिया भी जाएगा। क्लियर इतना? अब उसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे लोड। लोड में क्या होगा? लोड समझो, जैसे पंखा हो गया, आपका बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या आपका लोड है। मतलब यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप यूज करो, चाहे पंखा चलाओ, चाहे देखो बिजली का बिल क्या चल रहा है आपका? बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा? एलईडी बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा? ठीक, और उसके बाद ये भी क्या है? देख रहे हो, ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। और बाकी क्या करेंगे? इसको हम यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया? सोलर सेल का कैसे क्या होता है? यही आपका क्या है? सोलर। ठीक, सोलर सेल्स कह सकते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम क्या बोलते हैं? सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, या कह सकते हैं सोलर सेल सिस्टम, या कह सकते हैं सोलर सेल सिस्टम। सोलर सेल को बोलते हैं ना सोलर वोल्टाइक सेल। तो सोलर सेल को सर ये पूरे को कहेंगे ना सोलर सेल सिस्टम। पूरा सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? एक एक इक्विपमेंट से मिलकर बनता है। आई होप समझ में आया होगा। चलो ठीक है, कल हम पैनल के बारे में बताएंगे। पैनल में कई चीजें आती हैं। ठीक है, चलो ठीक। तो बच्चों अब हम बात करेंगे सोलर पैनल की। सोलर पैनल भैया जिनके यहाँ इस समय लगा है ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उनके यहाँ धूप निकल ही नहीं रही। ठीक है, जब धूप निकल ही नहीं तो कहाँ काम करेगा? अच्छा नहीं कर रहे। ठीक, चलो सोलर पैनल के बारे में बात करते हैं। ये आपका सोलर पैनल है। इसमें क्या क्या हमने इक्विपमेंट यूज किया है, इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा उपकरण हमने यूज किया है। ये क्या आपका है? सूरज चाचू। कौन है? सूरज चाचू। सूरज चाचू। ओ मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या कहता है? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। ठीक, तो ये सूर्य है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अभी आप लोगों ने आपको पता होगा कि अपने इंडिया के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 उसको कक्षा में स्थापित हो गई, शायद कुछ ऐसे न्यूज आई थी। ठीक, अब ये क्या है? आपका
सोलर सोलर पैनल। इसमें क्या होता है, वोल्टाइक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोल्टाइक। वोल्टाइक सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को आपका इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, ये क्या है आपका चार्ज कंट्रोलर। ये क्या है आपका चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर। ठीक, ये क्या है आपका बैटरा, बड़ा वाला बैटरा। छोटे से काम चलेगा, बड़ा बैटरा यूज करें। ये क्या आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर। ये क्या आपका लोड। क्लियर इतना? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है। सूर्य की किरणें इसमें पड़ी, सूर्य की किरणें इस पे पड़ी। ठीक, अब हमने क्या बताया कि इसमें वोल्टाइक सेल्स लगे होते हैं। वोल्टाइक सेल्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक, तो इसने क्या कर दिया, इस सौर ऊर्जा को उसने, सौर ऊर्जा को टू इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इसने। क्लियर है? अब जो कन्वर्ट किया है वो क्या होगी, डीसी के फॉर्म में होगी। किसमें, डीसी के फॉर्म में होगी। क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। तो यहां से डीसी निकली और यहां पे पहुंची चार्ज कंट्रोलर। ठीक, अब चार्ज कंट्रोलर का क्या काम है, एक तरह से मतलब बॉडी गार्ड। उल्टी सीधी हरकतें होंगी तो बंद कर देगा, मतलब कि ओवर चार्जिंग से ये बचाता है। समझ आ रहा? हमसे पढ़ोगे तो ऐसे समझोगे, हम एग्जांपल ऐसे देंगे। चार्जर क्या है, चार्ज कंट्रोल क्या एज ए गार्ड काम करता है, बॉडी गार्ड में खड़ा रहेगा। जहां पे तुमने शैतानी की, स्टॉप। मतलब कहने का मतलब है कि ओवर चार्जिंग से बचाता है। ठीक है, ओके। अब यहां से डीसी निकली, चार्ज कंट्रोलर से डीसी निकली। अब डीसी जो निकलेगी ये निकलती जाती कहां पे, बैटरा पे। नॉट बैटरा, इट्स कॉल्ड बैटरी, बट इट इज ऑल कॉल्ड बैटरा अकॉर्डिंग टू माई लैंग्वेज। अब बैटरा क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा। ठीक, डीसी को स्टोर कर दी। अब इस डीसी को डायरेक्ट हम लोग सब लोड में नहीं देते, डायरेक्ट लोड में नहीं देते, क्योंकि ये सब क्या है, एसी के लिए बने हैं। ठीक, तो हमको डीसी से एसी चाहिए। तो भैया जो आपका रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह आपका जो कन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो होता है वो क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आता है आपका चॉपर। कौन आता है, चॉपर में बता देते हैं। चॉपर ये क्या करेगा, डीसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। कुछ गलत बताया था क्या ऐसे? चलो, अब यहां से डीसी को हमने दे दी इन्वर्टर को, इसने क्या कर दिया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और वही आपकी एसी आपको लोड को दे दी गई। लोड मतलब बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, लेकिन फ्रिज चलाता नहीं कोई ज्यादा, बल्ब पंखा यूज होता जाता, और ज्यादा पावर का आप लगाओगे सोलर पैनल तब यूज हो सकता है। तो ये आपका वर्किंग किसका हो गया, सोलर पैनल का। समझ में आया? ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे सोलर नियतांक की। ठीक है, सोलर नियतांक क्या है?
फिगर तो मिटा दिया गया, बेटा समझो क्या है। ये आपका सोलर पैनल है और ये आपका सूर्य। चाचू ठीक। अब इससे इसकी सतह पे जो प्रकाश पड़ता है उसकी वैल्यू को निश्चित माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर नियतांक। ठीक। जो इस पे जो आपकी वैल्यू पड़ेगी, प्रकाश का मात्रा पड़ेगी, वो क्या होगी? निश्चित होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर नियतांक। सोलर नियतांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सोलर नियतांक बराबर आपतित सौर ऊर्जा। आपतित समझते हो? आपतित मतलब जो पड़ रही है, आ रही है। परावर्तित मतलब जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। नहीं, बहुत जैसे गौरव वो अजुद्दीन को नहीं पता होगा ना, ये जो होगी ये आपकी आपतित किरण होगी और ये जो जाएगी ये परावर्तित किरण होगी। तो स्नेल लॉ पे कहाँ पहुंच गया? साइन आई अपॉन आर इक्वल टू एन, है ना? वो स्नेल लॉ की हम यहाँ नहीं बात करें। ठीक, तो अच्छी बात है, तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी आती है। तो इसका और अपॉन एरिया इनटू टाइम। सोलर नियतांक निकालने का ये फॉर्मूला, ये याद कर लो, कभी पूछ भी जा सकता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा भी जा सकता है, हमारे जैसा एग्जामिनर होगा तो पूछ लेगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये ऊर्जा है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। अब देखो, अब देखो बेटा, एक जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है? वाट होता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? वाट बटे मीटर स्क्वायर। ये आपकी दो यूनिट। ठीक। तो भैया ये आपका क्या हो गया? सोलर पैनल भी हो गया और नियतांक भी पढ़ा दिया। अब इसके बाद हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके CBT एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूपी आर्मिनल में और यूपी PCL का जैसे रिजल्ट निकलेगा, धड़ाधड़ वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर पढ़ना नहीं शुरू किए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा मतलब क्या है कि पवन ऊर्जा मतलब हवा से मतलब हम लोग क्या करेंगे? पवन ऊर्जा से बिजली बनाएंगे। हम लोग हवा से बिजली बनाएंगे। देखिए क्या होता है कि हवा की एक प्रॉपर्टी होती है, हवा की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको ऊष्मा मिलती है, उसको जब ऊष्मा मिलती है तो वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण ये क्या होती है? ऊपर को उड़ जाती है, वातावरण में ऊपर की ओर उड़ जाती है। जब ये ऊपर उड़ जाती है, जैसे मान लीजिए
ये ठंडी हवा, इस पे 50 फीट, सूर्य का 50। तो ये क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और जब हल्की हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ऊपर चल जाएगी, गर्म हवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गर्म। ठीक। और इस हवा का स्थान पे ठंडी हवा ले लेगी। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर गर्मियों में लू चलती है, खूब हवाएं चलती हैं, इसीलिए चलती है कि ठंडी हवा आई, उसको सूर्य की एनर्जी मिली, गर्म होगी तो वो क्या होगा, ऊपर हो जाती है, जिससे क्या होती है, हवाएं खूब चलती है। क्लियर है। और इस हवा का स्थान दूसरी हवा ले लेती है। क्लियर है इतना। अब यहां पे क्या कर देते हैं, हम लोग लगा देते हैं पवन चक्की लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पवन चक्की। हवा से टकराएगी और इसके पंखों को घुमाएगी, मतलब इसको घुमाएगी। ठीक। तो उसमें क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गई। अब ये किसको घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी। क्लियर है। जब टरबाइन को घुमाएगी तो क्या होगा, अल्टरनेटर की शॉक को घुमाएगी, अल्टरनेटर की शॉक को घुमाएगी तो बिजली बनेगी। क्लियर है। ठीक है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ठंडी हवा को जब सूर्य की एनर्जी मिली, ऊष्मा मिली, तो ये गर्म हवा बन गई और वातावरण में ऊपर चलेगी, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, गति ऊर्जा में बदल जाएगी। अब ये हवा इससे ब्लेडों से टकराती है, इसको घुमाती है। ठीक। अब इससे नीचे कनेक्टेड टरबाइन होती है, अल्टरनेटर्स होते हैं। तो ये क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या होता है, अल्टरनेटर को शॉर्ट घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है। इसका प्रयोग दो मेथड्स कहते हैं। या तो इस मेथड का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग देखा होगा कई जगह क्या होता है, इसका प्रयोग पानी निकालने के लिए होता है कुएं से। एक हो गया, दूसरा क्या, बिजली बनाई गई। ठीक। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि पवन चक्की से बिजली बनाने का ब्लॉक डायग्राम है। कल एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ऐसा कुछ करिए कि एक दिन हम पढ़ें और एक दिन पढ़ के हम 90% नंबर पा लें। तो हमने कहा ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक दिन में तुम विद्वान कैसे बन जाओगे? जब साल भर बच्चा जो आता है वो 90% जल्दी नहीं ला पाता, तुम कैसे एक दिन पा जाओगे? कैसे सर आप सब कुछ कर सकते हो? हमने कहा हम हनुमान जी थोड़ी ना जो सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी एग्जाम अब वो सीबीटी एग्जाम नहीं रहा। क्योंकि इस बार 2023 में जो एग्जाम हुआ है सीबीटी का, उसमें निम्न क्वेश्चन बहुत आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर से भी आए। तो ऐसा तब हो सकता है पॉसिबल जब आप थ्योरी पढ़िए और मेरे लेक्चर्स को देखिए। जब तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप 95% 96% जो लड़के पाते थे वो भूल जाए। निम्मी के क्वेश्चन याद करके रट के चले गए, वो आया बना दिया। क्योंकि पहले क्या था, निम्मी जो उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं करता था। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि
डीजीटी ने आप लोगों की आदत डाल दी है। वो यही चाहता था कि बच्चों की आदत पड़ जाए सीयूईटी एग्जाम देने की। अब जब तक आप पूरा थ्योरी और मेरे लेक्चर नहीं देखोगे तब तक अच्छे नंबर नहीं पाओगे। ठीक, तो एक एक लेक्चर में सारा डाल दिया आपका ITI का, देखिए जाके। ठीक, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपके ब्लेड्स हैं, ये क्या आपके ब्लेड्स हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हवा जो गर्म हवा होगी जो वातावरण में ऊपर गई है वो क्या करेगी, घुमाएगी। क्या करेगी, घुमाएगी। अब ये घुमाएगी तो इसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा हमको ठंडी लग गई, हमारा गला थोड़ा बैठ गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा कि ये ब्लेड्स घूमेंगे, तो ये क्या मतलब, ये पवन ऊर्जा जो है आपकी, ये मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये जो आपका है ये पूरा एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो आपका बेस हो गया। इसमें क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है। इसमें आपकी टरबाइन भी होगी और आपका अल्टरनेटर भी होगा, जनरेटर। तो टरबाइन को मैकेनिकल पावर मिली, टरबाइन घूमी, टरबाइन ने किसको घुमाया, अल्टरनेटर घुमाया, और आपको बिजली मिल गई। ठीक है, समझ गए, आपको बिजली मिल जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका जनरेटर। जनरेटर मतलब AC जनरेटर या अल्टरनेटर। बेटा इसको वहां पे स्थापित करते हैं जहां पे ऊंचाई हो, ऊंची जगहों पे इसको हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो आपकी हवा होगी क्या होगी, ऊंचाई पे जाएगी, है? ठीक है, और ये क्या होता है, जो सौर ऊर्जा का मेथड उससे क्या होता है, सरल होता है, सिंपल होता है। ठीक, इसमें हवा मिली, घूमा, टरबाइन घूमी, अल्टरनेटर घुमाया, बिजली बन। तो ये आपका क्या हो गया, पवन चक्की से बिजली का बना। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे बायोगैस के बारे में। बता दें आपको बायोगैस क्या होती है। ये जो सिस्टम है आपका बायोगैस संयंत्र, बायोगैस होती क्या है ये समझिए पहले। बायोगैस क्या होता है, इस संयंत्र का प्रयोग क्या करते हैं, गांव में ज़्यादा होता है। ठीक, क्या होता है कि जो गोबर होता है, लैट्रिन मैट्रिन अवशेष, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, मलवल सब जो होता है, इसको हम लोग सड़ाते हैं। क्या करते हैं, इसको सड़ाते हैं। क्या मतलब, एक प्रकार का गड्ढा बना देते हैं, उसमें पहुंचा देते हैं। तो वहां पे क्या देते हैं, उसको रख देते हैं, तो उसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जीवाणु उत्पन्न आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सड़ाते हैं। जो आपका गोबर है उसको सड़ाएंगे, सड़ाने के बाद उसमें से एक गैस निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। ठीक, इसी का बहुत बढ़िया फिगर हमारे स्टूडेंट बनाए हैं, बहुत अच्छा फिगर बनाए हो, लेकिन इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, मोटा मोटा बताते थे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो यहां से स्लेरी समझ लो, जो वही गैस, वो गोबर ऊपर उसको यहां से डालते हैं। ठीक, और यहां से अब इसको ऐसे बनाया जाता है कि डाले तो आराम से स्लाइड होके चला जाए, और यहां आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड डाइजेस्टर। ठीक, हमने स्लेरी को डाल दिया,
समझ लो, यस सर। गोबर वोबर को डाल दिया। यस। अब यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है सड़न का, इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, इस गोबर का विखंडन करते हैं या इसको सड़ाते हैं। ठीक, तो तो क्या होता है, जब सड़ाते हैं तो उसमें कई गैसेस बनती हैं। ठीक, तो इसमें से बायोगैस बनती है। ठीक, उसी गैस को यहां से वाल्व के थ्रू निकाल लेते हैं। यहाँ वाल्व को लगाते हैं, वाल्व को एडजस्ट करके निकाल लेते हैं, और जहां पे हमको चाहिए वहां पे। अब इस गैस का प्रयोग हम लोग खाना पकाने में भी करते हैं। ठीक है, जहां पे हमको क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इससे खाना भी बनता है गाँव में। ठीक, अरे गैस खाने में थोड़ी ना घुस जाएगी। ठीक, तो जहां पे हमको खाना बनाना होता है वहां पे सप्लाई ले जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमको खाना बनाना होता है वहां तक ही सप्लाई ले जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो होता है यहां से, ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा इसको बेटा तुमने छोटा बना दिया, इसको आउटलेट को। यहां से जो सड़ने के बाद अवशिष्ट बनता है उसको निकाल लेते हैं आउटलेट से, यहां से इसको निकाल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ये खाद के रूप में यूज होता है। क्या होता है, खाद के रूप में खेतों में इसको हम डाल देते हैं। वहां पे क्या होता है, यूज होता है, वहां पे खाद के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बायोगैस संयंत्र के बारे में। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, आज हम बात करेंगे ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत से हम लोग कैसे बिजली बनाएंगे। तुम लोगों ने ज्वार भाटा पढ़ा है? हाँ। ज्वार भाटा पढ़े। क्या होता है बताओ, चलो खड़े हो तो बताओ। सर ज्वार भाटा बिजली बनती है। बस ये पढ़े। ज्वार भाटा क्या होता है, देखो ज्वार भाटा समझो क्या होता है। ज्वार भाटा समुद्र में, जैसे मान लो ये आपका क्या है, पृथ्वी है। देखो कोई चीज समझो तो कायदे समझो, नहीं तो नहीं समझो। और ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा। समुद्र किनारे गए हो नहीं गए हो? तुम गए हो? गुजरात गए है वहां समुद्र ना, गुजरात में है ना समुद्र। चलो पता है। ये आपका क्या है, अर्थ है। और ये आपका क्या है, सन। और ये क्या आपका मून। मून माने चंदा मामा, सूरज चाचू। ठीक ठीक, चलो एक्चुअली क्या है कि इसका इस पे गुरुत्वाकर्षण पड़ता है, इसका इस पे गुरुत्वाकर्षण पड़ता है। इन दोनों के बीच में क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, इनके भी गुरुत्वाकर्षण होता है। तो क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ज्वार भाटा समझा रहे हैं। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। आकर्षण से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण क्या होता है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, और कभी छोटी होती है, उसी बोलते हैं ज्वार भाटा। मतलब समुद्र की लहरों को ऊंचा उठना और नीचा होना, ये आपका ज्वार भाटा है। समझ में आया? अब इसी का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, यूज करके बिजली बनाएंगे। समझ गए? देखो कैसे बनाएंगे। आज हम लोग का पावर जंक्शन खत्म, फिनिश। देखो ये आपका समुद्र है, ये आपका क्या है, समुद्र।
तुम लोग मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि तुम लोग में इतना डीपली नहीं है। तुम लोग ITI के स्टूडेंट और बीटेक वाले तो हो नहीं कि तुमको एक ही चीज बताए, ठीक। ये आपका कहलाएगा बांध। क्या कहलाएगा? बांध। और यहीं पे सेट लगा होता पूरा, ठीक है। इसमें क्या होगी? टरबाइन होगी और जनरेटर होगा। ठीक। और ये क्या होगा? ज्वार बेसिन। ज्वार बेसिन मतलब जहां पे पानी इकट्ठा होता है। ज्वार भाटा सुनना क्या होता है? अब इसमें क्या होता है देखो, ज्वार भाटा में किसका है? टरबाइन का काम है और जनरेटर का काम है। टरबाइन घूमेगी, अल्टरनेटर घुमाएगी, बिजली बनेगी। क्लियर है इतना? अब क्या होता है? एक भूतापीय ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है। जो जमीन की गर्मी है उससे भी बिजली बनाते हैं। देखें एक बार कोर्स में है कि नहीं, बता देंगे, ठीक। मोटा मोटा सब बता देंगे, हमने एक एक चीज तुम लोग को बताई है। अब देखो ज्वार भाटा आया, तो ज्वार भाटा में क्या होता है? जब ज्वार भाटा होता है तो ये समुद्र है आपका, सी माने क्या होता है? समुद्र। तो जब ज्वार भाटा आता है तो पानी क्या होता है? इससे पास होता है, पानी से पास होता है। तो जब पानी का वेग जब पास होगा तो टरबाइन को घुमाएगा। हाइड्रो में बताया था ना, ठीक। तो जब ज्वार भाटा आता है, ठीक, तो क्या होगा कि पानी इधर इसमें से पास होता है। अब ज्वार भाटा का तो प्रेशर ज्यादा होगा नहीं, और पानी का चाल ज्यादा होगी नहीं होगी। तो जब ये इसमें से पास होता है तो टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या होता है? टरबाइन घूमी, उसने अल्टरनेटर को घुमा दिया, बिजली बन गई। क्लियर है इतना? अच्छा, अब जब ज्वार भाटा नहीं आता, ठीक, तो पानी तो यहाँ इकट्ठा हो गया ना ज्वार बेसिन में, ठीक। तो फिर इससे इधर पानी घुमा दिया गया, मतलब ज्वार भाटा आया तो पानी ऐसे गया, ठीक। और जब ज्वार भाटा नहीं आता, शांत रहता है, निम्न ज्वार होता है, तो पानी यहां से इधर पास करा दिया गया। तो फिर क्या होगा? फिर टरबाइन घूमेगी, फिर टरबाइन घूमती है, फिर अल्टरनेटर से और घूमेगा, फिर पानी बिजली। तो इस तरह बिजली का जनरेशन होता है। समझ में आया? टाइडल समझ में आया? ठीक है। तो इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। आजकल क्या है, हमने क्या बताया था? थर्मल पावर प्लांट जो होता है ये लिमिटेड है, ये पारस्परिक स्रोत से बनता है, कोयला से, ठीक। किसी ना किसी समय डीजल हो गया पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब क्या है? आपके पारंपरिक स्रोत है। ये कभी ना कभी क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, कभी ना कभी खत्म हो गए। और ये सब जो है ये कभी नहीं खत्म होंगे, चाहे आपकी पवन ऊर्जा हो गई, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, चाहे आपका ये हो गया टाइडल, न्यूक्लियर भी कम खत्म ही हो जाएगा लगभग, कभी ना कभी तो खत्म होगा। यूरेनियम, थोरियम सब कभी ना कभी खत्म होगा, है ना। लेकिन ये सब कभी नहीं खत्म होगा, ठीक। तो अब क्या आ रहा है कि जो आपके अपारंपरिक स्रोत हैं इन पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे आपका सौर हो गया, पवन हो गया, अभी इसके बाद उनको बायोगैस वाला पढ़ा देते हैं, ठीक। बायोगैस लिमिटेड होता है, वो गाँवों में ज्यादा यूज होता है, ठीक। ये हो गया, तो इन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक, क्योंकि जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है। हमने बताया था तुम लोग को कि इनसे लगभग 23% बिजली बनती है। अपारंपरिक, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो आपका थर्मल होता है, थर्मल से लगभग 65% या कुछ बुकों में 61%। उसके बाद जो आपका आता है हाइड्रो आता है 10 से 12%। उसके बाद न्यूक्लियर आता है 1.8%। उसके बाद आता है 23%। इन्हीं सब से क्या है? पवन ऊर्जा हो गया आपका, सोलर सेल हो गया, ये हो गया, भूतापी हो गया, इन सब से जो बिजली बनती है वो कितनी बनती है? 23%। क्लियर है ना? तो आज हमने आपको
टाइडल वेव एनर्जी के द्वारा हम लोग बिजली कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताया। ठीक है, थैंक यू। समझ गए?